बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने बायो का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है एंड दीज आर द सेल ऑर्गेनेलिस। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किए थे सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस में, और उसी में स्ट्रक्चर में आज हमने डिस्कस फंक्शन वगैरह। इसमें सबसे पहली जो ऑर्गेनेली है जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियस। अब हमें पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल हैव बीन डिवाइडेड इनटू यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। पहले भी कई मरतबा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। मीन उसमें न्यूक्लियर एनवेलपमेंट नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मटेरियल एम्बेडेड होता है डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म। जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मीन इसके न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप पाई जाती है। इसलिए जब भी हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसमें यूकैरियोटिक सेल का लेते हैं। सो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, while in a mature plant cell due to the formation of large vacuole it is pushed to a side. एनिमल सेल में अगर हम देखें कि उसमें जो क्या कह सकते हैं कि वैक्यूल स्मॉल है, मैनी है, जबकि प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है उसे साइड पे पुश कर दिया जाता है। जबकि एनिमल सेल में हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे पाया जाता है, दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, सबसे पहले जो न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज अ न्यूक्लियर एनवेलप। बाजुकात इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन्स मेनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। मीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू होता है। और न्यूक्लियर सेमी परमिएबल बैरियर का हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फ्यू मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे कि वो इसमें से पास हो जाएं, जबकि मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंसेस को क्या कर लिया जाता है, फेंस कर लिया जाता है। फिर इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप एक ग्रेनुलर फ्लूइड मीन दानेदार फ्लूइड पाया जाता है, और जिसे न्यूक्लियस का क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है आगे फर्दर, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 or 2 न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमोसोम्स। इसका फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये इसका अगर हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं न्यूक्लियस का, इसमें आपको बाहर से अंदर सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म नजर आ रहा है, जिसको हमने कहा ये क्या होता है, ग्रेनुलर फ्लूइड पाया जाता है। इसके अंदर आपको क्या पाए जाते हैं, बाहर न्यूक्लियर पोर्स मीन स्मॉल पोर्स नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाहर जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ओवरऑल, इससे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। फिर इसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, देयर इज अ डार्क स्पॉट and it is the site where ribosomal RNA are formed and assembled as ribosomes. Mean ribosome RNA की 3 कैटेगरीज होती हैं, मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल RNA। आगे हम जाके डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली में राइबोसोम्स के अंदर, दैट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। तो राइबोसोमल RNA यहाँ पे बनते हैं जो आगे जाके प्रोटीन से मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। एंड दूसरी बात ये होता है कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है, दे आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जबकि इंटरफेस में इसमें क्या पाए जाते हैं, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमाटिन। मीन यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होंगे, एक रेगुलर शेप होती है जो कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस वक्त विजिबल होते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक मीन धागेदार गुच्छे की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, क्रोमाटिन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन इस न्यूक्लियस को डायग्राम देखते हैं, ये जो डार्क स्पॉट है इनसाइड, इसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोलस, जहाँ पे राइबोसोमल RNA बनते हैं। अभी हम क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम की बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है क्रोमोसोम्स का, सेल में देखें तो ये जो एक स्पेसिफिक शेप है, ये एक इस शेप में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये उस वक्त अपीयर होते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता उस वक्त ये इरेगुलर एक गुच्छे के स्ट्रक्चर में, धागे के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनेली जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। सेकंड ऑर्गेनेली क्या है बेटे, दैट इज राइबोसोम्स। क्या है राइबोसोम, दीज आर टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर है, दो जगह पे पाए जाते हैं, which are either फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेली है, इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। या तो ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे या साइटोप्लाज्म में फ्रीली क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अभी हमने न्यूक्लियस में भी डिस्कस किया, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। मेन राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। अब इसमें देखें, जो राइबोसोम्स हैं दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, मीन इनके मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। जैसे न्यूक्लियस में हमने कहा कि उसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर वेब कहते हैं, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का हम क्या कहते हैं, the cells which do not have prominent nucleus, mean whose lack nuclear web and membrane bounded organelles। तो राइबोसोम इसलिए प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। बट जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं दे आर स्लाइटली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम स्मॉल होगा साइज में, यूकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। इसका अगर हम फंक्शन देखें, राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मीन राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। एंड प्रोटीन आपको पता है कि हमारे सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन जब राइबोसोम्स नहीं काम पका रहे होते तो ये टू स्मॉलर यूनिट्स की फॉर्म में आपस में एक दूसरे के साथ मिलके पड़े रहते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, उसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड ओनली यूकैरियोटिक सेल, मीन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है, मीन टू मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। एंड दीज आर द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है कि रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और आपको पता है कि ये रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और साथ एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए क्या कहा जाता है, दे आर मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द सेल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, हमने कहा था डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसमें से जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी वो क्या होती है, स्मूथ, जबकि इनर मेम्ब्रेन मैनी इनफोल्डिंग्स बनाती है, और इनफोल्डिंग्स को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी किस में पाए जाते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मीन एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये क्रिस्टी पाए जाते हैं। और इससे क्या क्या होता है, इन मेम्ब्रेन मैनी इनफोल्डिंग्स क्यों बनाती है, इसलिए ताकि जो इनर मेम्ब्रेन्स का सरफेस एरिया हो वो क्या हो सके, ज्यादा हो सके, और जहाँ पे ये रिएक्शन हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा सरफेस लेने के लिए ये क्या बना लेती है, मैनी इनफोल्डिंग्स बना लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अज्यूम कर लें, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो है, जो इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में नजर आ रही है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ पे इनफोल्डिंग्स बना रही है, उन इनफोल्डिंग्स को क्या कहा जाता है, ईच इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। फिर इसके बाद इसमें देखें, ये जो क्रिस्टी है ये किस में पाए जाते हैं, जो ब्लू कलर में ओवरऑल नजर आ रहा है, इंटर सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। मीन इस मैट्रिक्स के अंदर ये सारे क्रिस्टी पाए जाते हैं। ये क्या आ जाता है, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में देखें, एक वाहिद ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और द राइबोसोम, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, बैक्टीरियल राइबोसोम से ज्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं। बैक्टीरिया मीन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ओवरऑल बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। तो हमने कहा था कि राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स का वो स्मॉलर होता है और यूकैरियोट्स का साइज में लार्जर होता है। तो इनका जो राइबोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज सिमिलर टू राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, वो क्या है जी, प्लास्टिड्स। Plastids are also membrane-bounded organelles, but they are found in animal, in the cells of plants and photosynthetic protist, mean algae। इन उन ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, उन सेल्स में पाए जाएंगे जो क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। उन सेल्स में नहीं होते जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जैसे एनिमल्स हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते, प्रोटोजोन्स हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो एनिमल्स और प्रोटोजोन्स के अंदर ये नहीं पाए जाते। इसको थ्री मेजर कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया गया है। वन ऑफ देम इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट, और जो थर्ड कैटेगरी है उन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट। तो इसकी ये तीन टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसे क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आल्सो मेम्ब्रेन बाय डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, मीन ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। outer membrane like mitochondria स्मूथ होती है, but inner membrane rise to sacs
सैक्स मीन बोरीनुमा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर भरा जाता है कोई चीज, फैला हुआ हिस्सा भी कह सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, थैलाकाइड्स। फिर जो स्टॉक्स मीन एक थैलाकाइड के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ये मीन स्टॉक होते हैं। स्टॉक होकर थैलाकाइड का एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे क्या कहा जाता है, ग्रेनम। और जो ग्रेनम है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोट करता है, और उस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ है, ये इसकी क्या आ जाती है, इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर अगर हम देखें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये क्या कहा जाता है, थैलाकाइड। मैनी थैलाकाइड्स हैं जो पाए जाते हैं यहाँ पे। ये मैनी थैलाकाइड्स आपस में असेंबल हुए, कंप्लीट सेट बनाया, या स्टॉक ऑफ थैलाकाइड जो है, इसे क्या कहा जाता है, ग्रेनम। और ये ग्रेनम क्या है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। ये क्या आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट का एक सिंपल स्ट्रक्चर। इसका जो फंक्शन है, ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट आर द बेसिकली साइज फॉर फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। मीन इसके अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर फूड बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्चुअली वो क्या पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट और एसोसिएटेड पिगमेंट्स, और उन्हें ग्रीन पिगमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। तो सर these pigments कहाँ पाए जाते हैं, these are present in thylakoids of the grana। तो ये ग्रेना के सॉरी थैलाकाइड के अंदर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, जिस वजह से थैलाकाइड का कलर भी क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। दूसरी जो कैटेगरी है उन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट। The second type of plast in plant cells are chromoplast. They contain pigments associated with bright color, which are present in the cells of flower and petals and fruits. जिसकी वजह से petals का कलरफुल होता है, फ्रूट्स की स्किन हम देख रहे हैं कुछ फ्रूट्स में डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो इस वजह से क्योंकि उनका क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट। तो इसलिए इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो फंक्शन है, टू गिव द कलर टू दिस पार्ट्स। ये जो कलर्स होते हैं पोलिनेशन के लिए और डिस्पर्सल फ्रूट्स के लिए इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को और एनिमल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फ्लावर्स की अगर हम बात करेंगे तो इंसेक्ट्स को ज़्यादातर अट्रैक्ट किया जाता है, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स की तरफ। और फ्रूट्स को डिस्पर्सल के लिए आपको पता है कि जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्रूट्स खाते हैं तो अपने साथ फूड को लेके जाते हैं। जब एक साथ फ्रूट को लेके जाएंगे तो फ्रूट के अंदर सीड होता है, इस तरह से सीड भी क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली इनका मेजर फंक्शन ये आ जाता है। थर्ड जो कैटेगरी है उन्हें क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। दे आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स बट दे आर कलरलेस। और इनका फंक्शन क्या होता है, दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेल दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। जैसे हम कुकिंग ऑयल निकालते हैं, ऑयल क्या है, लिपिड है, कहाँ से निकालते हैं, डिफरेंट सीड से, और सीड के अंदर लिपिड्स कौन स्टोर करवा रहा होता है, लिकोप्लास्ट। अब डिफरेंट फ्रूट्स हम खाते हैं, उनका कलर क्या होता है, स्वीट होता है। किस कलर स्वीट होता है, मीन उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स व्हिच आर द कैटेगरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो कौन स्टोर करवाता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करवाते हैं। जैसे ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, इनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कहाँ से आती है, ये ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करवाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या आ जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में या लिपिड्स की फॉर्म में फूड को स्टोर करवाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है ऑर्गेनेलिस की, दे आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के हैं, these are the network of interconnected channel that extend from the cell membrane to the nuclear nub। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर ले लेते हैं सेल का। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी क्या है, न्यूक्लियर नल्ब है, और दूसरा ये जो है ये क्या है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, जो न्यूक्लियर नल्ब से स्टार्ट हो रहा है और आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और जो दूसरी टाइप है उन्हें क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। What are rough endoplasmic reticulum? These are so named because of its rough appearance। और किस वजह से होती है, due to ribosomes that are attached to it। राइबोसोम हमने डिस्कस किया, या तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, या वो किसके साथ अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ। और अगर वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाएं तो इसकी वजह से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, रफ, और इसलिए क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इनका फंक्शन देखें, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आल्सो सर्व एज
प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड जो कैटेगरी है उन्हें क्या कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए इनकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है। और इसका फंक्शन देखें, दे आर इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, they transport of material from one part of cell to the other part of the cell, and they also detoxify harmful chemicals that have entered the cells, mean उनके जहर असर को। इसी जो कैटेगरी है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नेक्स्ट जो कैटेगरी है सॉरी ऑर्गेनेलिज की, गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। An Italian physician Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs. तो flattened cells को क्या नाम दिया जाता है, cisternae in the cell। और क्या होता है, ये जो सिस्टर्नी है ये एक दूसरे के ऊपर स्टॉक ओवर होते हैं, मीन एक सिस्टर्नी से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा स्टॉक ओवर कंप्लीट सेट बनाते हैं। और जो कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी है उसे क्या नाम दिया गया है, गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये एक स्ट्रक्चर है गोल्जी apparatus का, आप देख सकते हैं, मीन एक सिस्टर्नी, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, और सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी पैक होकर एक कंप्लीट सेट बनाते हैं। इस कंप्लीट सेट को क्या कहा जाता है, गोल्जी apparatus कहा जाता है। इसका फंक्शन देखें, ये क्या काम करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मटेरियल्स को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके स्मॉल मेम्ब्रेन्स में पैक करेंगे, और उन स्मॉल मेम्ब्रेन्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज गोल्जी वेसिकल्स। यहाँ पे देख लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मटेरियल को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद इनको मेम्ब्रेन में पैक किया, पैक करने के बाद इन्हें क्या का नाम दिया गया, दे आर नोन एज गोल्जी वेसिकल्स। फिर इन गोल्जी वेसिकल्स को एक सिस्टम में से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी ये क्या करते रहते हैं, पास करते रहते हैं। एंड these sacs can be transported to various location in the cell or to exterior, mean within the cell, in the form of secretions, या इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से सेकंड जो कैटेगरी है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है ऑर्गेनेलिस, उन्हें क्या कहा जाता है, लाइसोसोम्स। इसके अगर हम डिस्कवरी देखें, इन द मिड ऑफ 20th century a Belgian scientist Christian Rene Didot discovered the lysosomes। लाइसोसोम्स हैं क्या, these are single membrane bonded organelles। पीछे हम कुछ पढ़ के हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं, तो ये क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं। एंड दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम एंड वर्क फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इन जो फूड वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर जाती है या वेस्ट मटेरियल है, उसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ते हैं, उसे तो वो क्या करते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या से होता है, लाइसोसोम फ्यूजेस विद द वैक्यूल दैट कंटेन टारगेट मटेरियल एंड इट एंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेटे क्या हुआ, ये एक लाइसोसोम है, ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फूड आई और फूड क्या वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर हुई। ये लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के अंदर फ्यूज हुए, मिलकर इनके ऊपर अपने एंजाइम छोड़े और एंजाइम छोड़कर उसे डाइजेस्ट कर दिया, मीन स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फंक्शन आ जाता है लाइसोसोम का विद इन द बॉडी। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेलीज हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल में और प्रोटोजोन्स में पाई जाती हैं, और प्लांट्स में और एल्गी वगैरह के अंदर नहीं पाई जाती। जैसे प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, इस तरह सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं। सो एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव hollow and cylindrical organelles। उन्हें क्या नाम दिया जाता है, they are known as centrioles, and each centriole is made up of 9 triplets, mean जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बनी होंगी, लेकिन ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3 ट्यूब पर कंसिस्ट होंगी, और ट्रिपलेट्स आगे कितने नंबर्स पाए जाते हैं, 9 नंबर्स पाए जाते हैं। Animal cells have two centrioles located to exterior of the surface of nucleus, और दोनों centrioles को collectively क्या नाम दिया जाता है, they are known as centrosome। फंक्शन क्या होता है, their function is to help the formation of spindle fiber during cell division। इन नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, सेल डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, they formed by centrioles। And some cell centrioles are also involved in the formation of cilia and flagella, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पैरामीशियम में cilia है, इसी तरह से यूग्लिना के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये क्या कह सकते हैं, आप सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये क्या है, 1 2 3, एक ट्रिपलेट्स पर कंसिस्ट है, और इस तरह से टोटल ट्रिपलेट्स इसमें कितने पाए जाते हैं, 9 ट्रिपलेट्स, और मिलकर ये क्या बनाते हैं, हॉलो, मीन जो अंदर से खाली एक स्ट्रक्चर होता है। फिर लास्ट ऑर्गेनेली जो है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या हैं, दीज आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, मीन लाइसोसोम की तरह ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। और cells have many vacuoles in their cytoplasm, but
plant cells matures, each small vacuoles absorb water and fuels to form a single vacuole in the सेंटर और बड़ा वैक्यूल होगा। एनिमल्स में मैनी होंगे और पूरे सेल के अंदर फैले होंगे। सेल इन दिस स्टेट बिकम टर्जिड मीन सख्त हो जाता है। एंड वैक्यूल्स मैनी सेल्स टेक मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, जैसे भी लाइसोम में हम डिस्कस किया था, फूड जो है एंटर होती है सेल के अंदर, उसके बाद मेम्ब्रेन बन जाती है, मीन वैक्यूल बन जाता है, वैक्यूल फूड को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। फिर लाइसोम इसके ऊपर क्या करता है, डाइजेस्ट करता है इस फूड वैक्यूल को, स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा सम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म यूज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। इन वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, उनके अंदर कोई प्रॉपर सिस्टम तो होता नहीं है, तो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देता है फोर्सफुली। इन दिस वे वो क्या कह सकते हैं कि बॉडी को वेस्ट मटेरियल, बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल देख लें, इसमें आप लोगों को एक बड़ा है वैक्यूल नजर आ रहा है और बड़ा वैक्यूल क्या कर रहा है, सेल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को क्या कहा जाता है, टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से प्लांट सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। तो ये बेटे क्या था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।